नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। चलिए दोस्तों, क्यों ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लगाना? जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो क्यों ज़रूरी होता है? कोई सा भी एग्जाम हो, क्यों सलाह दी जाती है आपको कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए? उसकी वजह ये है कि उसमें आपको पता चलता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर से हल करने से ही पता चलता है। आपके इसके पहले 14 क्वेश्चन पेपर में हैं ओल्ड जो CDP के, वो डाल चुका हूँ। EBS के प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ। गणित शिक्षा 7 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बना चुका हूँ। जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो बना चुका हूँ। आपका बाकी मैथ का जो सिलेबस था वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। सिर्फ अभी समय नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, इसलिए मैथ का जो प्रैक्टिस सेट वो नहीं आ पा रहा है। बाकी वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सिद्धांत है जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, किस प्रकार से याद करना है आपको। कुछ परिभाषाएं होंगी जो कि आपको ट्रिक के जरिए मैं याद करवाऊंगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के। 25 फरवरी 2019 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, 15वां क्वेश्चन पेपर कहलाएगा जी आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी खालिस्तान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की खालिस्तान आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। आपने बुद्धि लब्धि का सूत्र देखा होगा, उसमें आपको पता होगा। तो इसके लिए क्या क्या होता है, ऊपर कौन सी आयु होती है? ऊपर होती है MA मेंटल एज, नीचे होती है CA। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ठीक है, तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं करती। मेंटल एज सबसे ऊपर रहेगी, मतलब जो वास्तविक आयु है, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु। MA का मतलब होता है क्या होता है? मानसिक आयु। और CA का मतलब होता है वास्तविक आयु। इसी को बोलते हैं कालानुक्रम आयु। इसी के क्रोनोलॉजिकल एज होते हैं। और जो उम्र जो उसकी जो कई प्रकार से इसके शब्द होते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोनोलॉजिकल एज मिलेगा। ये आपको याद रखने का, हमेशा क्रोनोलॉजिकल एज जो है नीचे रहेगा। गणित में आप करते कितना 100 कर देंगे तो आपको इसका जो बुद्धि लब्धि मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति की। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय विकार। क्या है? हृदय विकार के साथ कौन सी अनुवांशिक समस्या है? हृदय विकार के साथ कौन सी अनुवांशिक हृदय विकार के साथ कौन सी अनुवांशिक समस्या है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या फिर ADHD। तो इसका सही जवाब कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ सेम टू सेम जो 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें पूछा जाता है महिलाओं में होने वाली समस्या। केवल महिलाओं में होने वाली समस्या वो होता है कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम। जी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, फीमेल में होने वाली समस्या है। डाउन सिंड्रोम जो है वो काय से रिलेटेड है? हार्ट विकार, हृदय विकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो? तीसरा दिया हो जी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? प्रारंभिक बचपन कब माना जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। जिस सब आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता आपको, शॉर्ट नोट भी आपको मिल रहे हैं और साथ ही साथ में इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं वो भी मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। बाल विकास के लिए पर्याप्त डाटा जो है चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो पढ़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बनी है तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसको जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रारंभिक बचपन की आयु माना गया है। कब माना गया है? 7 से 11, जन्म से 2, या फिर 3 से 12, या फिर 2 से 6। ये वर्ष में है, माह में मत समझ लेना, काय में है? वर्ष में है। ठीक है, तो 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो प्रारंभिक बचपन होता है। वो इसके बाद में 6 से लेकर के 12 तक जो होती है वो होती है कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। जैसे आप देखते हैं जूते पहनते हैं, नई जोड़ी पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, तो कभी कभार देखा होगा पैर में लग जाते, चुभते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? एक दीर्घकालिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्काल स्मृति, या फिर संवेदना स्मृति। संवेदना स्मृति बहुत लोगों को जा रहा है, लेकिन क्या है? ये गलत है। वो क्या है? तत्काल, इमीडिएट मेमोरी। ऐसा पहले से तो ऐसा नहीं है कि आपके पैर पहले से संवेदना नहीं थी, लेकिन वो क्या है? चुभन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अलग पुराने जूते थे, उनकी आदत बन गई थी। लेकिन अब जो तत्काल, इमीडिएट मेमोरी कहलाएगा जी। ठीक है, दीर्घकालिक मेमोरी मतलब बहुत समय पहले से जो चला आ रहा है उसको याद करना। प्रासंगिक मेमोरी कुछ मतलब ऐसे कि धार्मिक से रिलेटेड है कुछ, तो वहाँ पर प्रासंगिक मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, खेल कूद से संबंधित हो जाएगा, सेंसरी मेमोरी हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, तत्काल इमीडिएट
रिजिड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव परिस्थितिकी या फिर बौद्धिक विकास। क्या क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखो परिस्थितिकी शब्द आपको मिल रहा है, यहाँ पर परिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत है तो क्या कहा जाता है? मानव परिस्थितिकी कहा जाएगा। और किसी भी परिस्थितिकी दिया नहीं है, इसलिए बिल्कुल आसान हो जाता है आपको ऑप्शन छांटना। मानव परिस्थितिकी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? मानव परिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? उदात्तीकरण, प्रतिकरण, संबंधन या फिर युक्तिकरण। तो क्या कहा जाता है उसको? उदात्तीकरण उसको कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड याद रख लीजिए, इंग्लिश वर्ड हमेशा एक ही होते हैं, हिंदी में शब्द चेंज होते रहते हैं। सब्लिमेशन इसको याद रख लीजिए शब्द को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप अपने रजिस्टर में शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हैं, जिसके जरिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, दोबारा वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें से आते होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं वो आप रजिस्टर में नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? NCERT, नेपा या फिर NCTE या फिर RCI। तो इसका सही जवाब कौन सा है? NCERT होगा इसका सही जवाब। कौन सा? पहला इसका सही जवाब है। NCERT जो है वो स्कूली जो पाठ्य पुस्तक बनती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। किस प्रकार से बनाना, किस प्रकार से उसका सिलेबस रहेगा, ये वही करता है। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खालिस्तान की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? किसकी अवधारणा से पूर्व? अनुभव, पुनर्वलन, अभ्यास या फिर परिपक्वता। तो तत्परता का नियम आप जानते हैं कि थर्नडाइक ने दिया, और थर्नडाइक का जो कौन सा है? मुख्य नियम है। तत्परता का 3 नियम है, मुख्य नियम 3 है और जो गौण नियम है वो 5 है। तत्परता जो नियम है, मुख्य नियम, उसमें कौन से? तत्परता से अभ्यास करो तो प्रभाव पड़ेगा, तो तत्परता का नियम आ जाएगा। इसके बाद में प्रभाव आ जाएगा, और उस प्रभाव के साथ साथ में आपका आ जाएगा तत्परता से अभ्यास का नियम। ये 4 जो नियम हैं वो उनके कौन 3 नियम जो है वो मुख्य नियम है, इसके बाद में है 5 जो है गौण नियम। गौण नियम कौन से हैं? उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी मैंने, बम आसी आत्मा पर, उसमें से आपको पूरा याद रहेगा। बहुप्रतिक्रिया, आंशिक प्रतिक्रिया, आंशिक पुनर्बल का सिद्धांत, ये सभी के सभी सिद्धांत आपको उसमें याद आ जाएंगे। ये 3 आपको याद रखना है कि मुख्य नियम है, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि कौन सा नियम मुख्य है या फिर गौण है, तो कौन से है? मुख्य नियम है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिपक्वता। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खालिस्तान की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। काय के ऊपर? परिपक्वता के ऊपर प्रकाश डालता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे क्वेश्चन आपने इसके पहले नहीं देखा होगा, इसके बारे में यदि समय मिलेगा तो इनका जो सिद्धांत है चकिंग पर, मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? तो मैजिक नंबर क्या है इसके अनुसार? 2 √ प्लस अपॉन -3 या फिर 9 प्लस अपॉन -1 या फिर +5 √ प्लस अपॉन -2 या फिर +7 प्लस अपॉन -2। इसका सही जवाब क्या कौन सा है? 7 प्लस अपॉन -2 इसका सही जवाब है। इसके बारे में यदि समय मिलेगा तो बिल्कुल इनका जो सिद्धांत है वो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए क्या इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? आपको जो शॉर्ट नोट मिल रहे हैं मैडम दे रही हैं, तो वो आप लोगों को हैंड राइटिंग पसंद आ रहा है, वो क्लियर दिख रहा होगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, उसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? प्रकृति बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि या फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अब यहाँ से आपको पता हो गया होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखिए। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में दे देता हूँ कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया और त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया? जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सही जवाब क्या है। जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो वीडियो के सबसे ऊपर उसका जवाब दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? गति संवेदी बुद्धि। नृत्य प्रदर्शन, नृत्य करेंगे तो अपने जो हाथ पैर वो सब उसमें नाचना होता है। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा?
उसमें आपका सेंसरी जो मोटर होती है, जो कि गति संवेदी बुद्धि होती है, वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, स्नायु न्यूरोस्टिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है स्नायु ये में न्यूरोस्टिज्म में क्या अनुभव होता है? सबसे ज़्यादा अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव और घबराहट, या फिर सकारात्मकता। तो जब भी स्नायु न्यूरोस्टिज्म जो होती है, न्यूरोस्टिज्म एक प्रकार की बीमारी कह सकते हैं आप इसको, तो ये क्या होती है, हाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है। इसमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तनाव जो बहुत ज़्यादा हो, टेंशन माइंड में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब मैं जब कहीं पर समस्या हो, कोई बालक समस्याग्रस्त हो, तो उसमें समस्या में अच्छा तरीका क्या है ताकि उनको सहायता हो सके, मदद करना हो। ठीक है, इनाम देकर, दंड देकर, समाधान प्रदान करके, या फिर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। तो इसका सही जवाब देखो, दंड तो आपको देना नहीं है, ना ही आपको इनाम देना है, समाधान प्रदान करके भी नहीं करना है, आपको हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसी समस्या उसी प्रकार की दूसरी समस्या दी है, उसको हल करने के लिए अवसर दें, इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब भी बच्चा जिस आयु पर होता है, तब सहकर्मी जो समूह अपने जो उसकी उम्र के होंगे, जो उसकी क्लास के होंगे, उनका एक समूह बनाएगा, उसका प्रभाव बालक पे पड़ने लगता है, उसका अनुभव वो करने लगता है। इसका सही जवाब क्या होगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष की उम्र में जो बालक होते हैं वो सहकर्मी समूह, जैसे कुछ बालक होंगे वो खेलते हैं, ठीक है, तो वो अपने अपना दोस्त बना लेते हैं कि हम इसके साथ खेलेंगे, हम दूसरे के साथ खेलें, हम इसके साथ नहीं खेलें, ये हमारी टीम हो जाए। कब? 3 वर्ष के बाद में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाए? तीसरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चालन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है? स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर वर्किंग मेमोरी। अब इसमें से आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो वर्किंग का मतलब होता है एक्टिव रहना, ठीक है, तो सक्रिय है, सक्रिय है, सक्रिय तो रहेगी। इसमें क्या है, कौन सी विशेषता नहीं है वर्किंग मेमोरी की, ठीक है, तो यह स्थायी है, इट इज परमानेंट है। परमानेंट मतलब जो स्थायी है, उसमें वर्किंग की बात कहाँ से हो रही है? वो तो स्थायी है। रिहर्सल में आप देखते हैं कि रिहर्सल जब भी करते हैं तो सब कोई एक्टिव होता है। सक्रिय है, उसमें भी सब कोई एक्टिव रहता है। जोड़ तोड़ करते हैं तो उसमें भी शामिल होते हैं, तो उसमें भी क्या है, सब कोई वर्किंग ही रहते हैं। तो चलन स्मृति के 3 उदाहरण है, रिहर्सल शामिल है, सक्रिय है, और जोड़ तोड़ शामिल है। ये सब क्या है? चलन स्मृति के उदाहरण है, लेकिन विशेषता नहीं है उसकी, वो कौन सी है? यह स्थायी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अधिगम आप जानते हैं, एक तो होता है अर्जन और एक होता है अधिगम। अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, उसमें शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वो अधिगम जो होता है उसमें प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। कैसा? प्रयासपूर्ण होता है। आपको जो हिंदी की वीडियो है उसमें मिलेगा, आपको जब हिंदी की शिक्षा शास्त्र करेंगे तो मिलेगा आपको कि देखना हो किस प्रकार से अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन है या फिर अधिगम है, क्या है, ये सब हिंदी मिल जाएगा आपको। इसमें क्या है, अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है? शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, या फिर अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। आंसर तो इसका चौथा सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसको नेगेटिव जो इसके शब्द हैं, जो नेगेटिव शब्द हैं, वो कैसे इसको अलग करना है? तो इसमें क्या है, तीसरा देखिए, इकट्ठा करने की बात की, कभी भी आपको इकट्ठा नहीं करना है। जानकारी प्राप्त आपको नहीं करना है, कभी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नहीं करते हैं। शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, ज्ञान कौशल प्राप्त नहीं करना है, ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, विचारों, अनुभव, अध्ययन और साझा करने के माध्यम से ज्ञान और कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन क्या दिया है? 16वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में कौन सा चरण बचपन में नहीं होता? बचपन में नहीं होता है, ठीक है। स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, और अंतरंगता बनाम अलगाव, और पहल बनाम अपराध बोध।
तो बचपन में जो नहीं होता वो है कौन सा, अंतरंगता बनाम अलगाव। अलगाव आपने देखा हो, कभी भी माता पिता जो होते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं माता पिता से कभी दूर जाने की कोशिश करते ही नहीं हैं, हमेशा अपने माता पिता के पास ही रहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं। अलगाव की बात कभी नहीं की जाती है, ठीक है। हाँ, यदि बचपन की बात करो तो स्वायत्तता बनाम कभी कुछ काम करने से उनको शर्म आती है, ठीक है। कभी उनके यदि बात विश्वास और अविश्वास होता है, कभी मम्मी ने बोल दिया खिलौना देंगे, लेकिन इसके बाद नहीं दिया तो अविश्वास हो गया, वे विश्वास से नहीं करते। पहल बनाम अपराध बोध, कई बार वो गलती भी कर देते, तो ये क्या है, बचपन में होता है। जो नहीं होता है वो अंतरंगता बनाम अलगाव, ये जो है वो नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन जो दिया है, 7वां क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लिया तो ये समझ लिया कि बाल विकास बहुत कुछ समझ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। मूर्त रूप लेता है जब व्यक्ति अनुभव के माध्यम से सीखता है। सर्वव्यापकता, प्राकृतिक, पोषण या फिर नियतिवाद। तो क्या है, मूर्त रूप लेता है, पहले नहीं था, लेता है। कब लेता है, जब वो व्यक्ति अनुभव के माध्यम से सीखता है, तो वो क्या है, पोषण। इसमें नेचर शब्द का मतलब होता है प्रकृति, नर्चर, नर्चर का मतलब होता है, नेचर और नर्चर दोनों अलग अलग शब्द हैं, नर्चर का मतलब होता है पोषण। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही हो जाएगा। इसका पोषण जो है, जो मूर्त रूप लेता है कब, जब आप उसका अनुभव लेंगे। पोषण का जब उसका स्वाद है जो चखेंगे, खाएंगे, उसके बाद ही ना उसका मूर्त रूप होगा या फिर किसी की ग्रोथ होगी। बाल विकास का मतलब क्या है, बालक का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक, किसी जो भी विकास होते हैं उस विकास के अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन। 6 से 9 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में या फिर 4 से 5 वर्ष में। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें शारीरिक विकास होता तो है, ऐसा तो कोई सी उम्र नहीं है जब विकास नहीं होता है लेकिन धीमा पड़ जाता है। शारीरिक विकास धीमा, शारीरिक विकास धीमा पड़ता है, इसकी मतलब उसकी वृद्धि जो है वो थोड़ी धीमी होती है, होती तो जरूर है। वो कौन सी एज है, वो है 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है, जैसे कि आपको पता होगा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष होती है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष। तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है, मीडियम पॉइंट क्या है, 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 वर्ष के लगभग में जो उनकी जो एज होती है वो थोड़ा सा ठहराव लेती है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है, इसके बाद में किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा विकास होता है, लेकिन बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर विकास थोड़ा सा रुक जाता है, धीमा होता है, या क्या लिखा, धीमा हो जाता है। तो वो है 5 से 6 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। शब्दों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, किसके लिए, वैचारिक थिंकिंग, अवधारणात्मक थिंकिंग, कल्पना चिंतन या फिर साहचर्य चिंतन। तो इसका सही जवाब क्या है, इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है, आपको कहा है अंतर मन में सोच, यहाँ कॉन्सेप्ट वैचारिक चिंतन नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, ना ही अवधारणा करना, ना ही सहचर करना है, आपको कल्पना करना है। कल्पनाशील चिंतन के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 20वां क्वेश्चन है, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। क्यों बताया, जो पियाजे हैं उन्होंने नियंत्रण करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। महत्व किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन उसको महत्व क्यों दिया है इसका कारण बताया है वाइगोत्स्की ने। कैसे बताया है, चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क या फिर भौतिक कारक या फिर पर्यावरण कारक। क्या कारण हैं जिसके जरिए जीन पियाजे हैं उसको जैविक कारकों को महत्व देते हैं, वो है सामाजिक संपर्क। क्या है, सामाजिक संपर्क। आपको पता होगा सामाजिक संपर्क या फिर अंतर सामाजिक शब्द यदि आपको वर्ड मिल जाए या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो है वाइगोत्स्की ने दिया है। तो सामाजिक वर्ड जब आपको मिल जाता है, सामाजिक संपर्क या फिर अंतर सामाजिक क्रिया है, तो वो कौन से है, वाइगोत्स्की का वहाँ पर नाम ले लीजिए आप, ठीक है। तो या तो उनके शब्द पूछे जाएंगे क्वेश्चन में या फिर नाम पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो उनके शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ईजी है बाल विकास यदि आप उसको प्रैक्टिकली रूप से करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन,
वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह कौन सा है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव या फिर संज्ञानात्मक क्षमता। तो यहाँ पर क्या है, वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि उनको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, इसलिए वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा उसी चीज़ से वंचित हो, तो उनकी सबकी क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं जो उनके पास नहीं हैं। तो इंडिविजुअल नीड जो होती हैं वो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण खालिस्तान है। क्या है? धारणा है, प्रक्षेपीय है या फिर संरचित है या फिर आंकना है। तो जो प्रक्षेपण की जो विधियां हैं वो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जो बाल विकास में देखना है उसमें मैडम की क्लास में मिलेगा आपको कि प्रक्षेपण की कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, संरचित विधियां कौन कौन सी है। तो ये सब उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब संरचित। किस प्रकार की विधियां है? विधि है संरचित विधि है, स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। निर्माणवाद का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निर्माणवाद का जो सिद्धांत दिया है किसके द्वारा दिया गया है? ये क्वेश्चन आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पहली बार मैंने देखा, इसके पहले मैंने देखा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के, उसमें भी देखा जाएगा। तो किसी वीडियो में इसमें मैंने अलग से नहीं बताया कि निर्माणवाद का सिद्धांत किसने दिया, इसीलिए आपको इसको नोट कर लेना है। एरिक्सन, बंडूरा, वाइगोत्स्की या फिर कोहलबर्ग। अब इसको याद कैसे करना है? आपको याद करने के लिए आप जब भी आप क्या करते हैं, समाज में रहते हैं तो कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं। समाज में रहते हैं, कोई पार्क बनाता है, कोई पेड़ पौधे लगाता है, घर बनाता है या फिर रोड बनती है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। कहाँ पर बनता रहता है? समाज में, ठीक है। समाज में बनता रहता है, ठीक। कहाँ पर बनता रहता है? समाज में बनता रहता है। उस सामाजिक का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इसलिए आप इसको पकड़ पाए, क्यों? क्योंकि आपको पता था कि निर्माण कहाँ पर होता है? समाज में होता है। उस सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो वाइगोत्स्की का जी सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन? जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अनुकूलन, प्रतिकृतियन या फिर आत्मसातकरण या फिर पुनरुत्पादन। जब नए विचारों को मौजूदा विचार में शामिल किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आत्मसातकरण। यानी कि जो पहले से है वो तो है, लेकिन कुछ और, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने पहले से भी पढ़ रखा है बाल विकास, पहले भी क्वेश्चन पेपर लगा है, पहले भी थ्योरी सेक्शन देखा है, लेकिन उसके बाद आप और भी तो कुछ सीख रहे हैं। तो वो क्या है? आत्मसात कर रहे हैं, मतलब अपने आप में ज्ञान का भंडार कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा, आत्मसातकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? जब भी अक्सर देखा हो आपने, बाइक राइडिंग करते हैं या फिर कार ड्राइविंग करते हैं तो उसमें जनरली फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार का अवधान का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार की बाधा। वो कौन सी बाधा होती है? किस उदाहरण के रूप में उसको जाना जाता है? सिग्नल अवधान, विस्तृत अवधान, चयनात्मक अवधान या फिर विभक्त अवधान। तो कौन सा है? डिवाइडेड अटेंशन, मतलब में विभक्त अवधान। आपका जो दिमाग है वो दो जगह पर डिवाइड हो जाता है। एक तो जो डिवाइड हो जाता है कैसे? डिवाइडेंट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ में भाग करना होता है डिवाइडेंट, ठीक है। तो एक तो आप गाड़ी चला रहे तो आज थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ चला रहे कि गाड़ी चला रहे, दूसरा दिमाग आपका उसी में से कुछ एक आपके माइंड में कुछ तर्क चल रहा है कि जो बात किसी ने कोई बात कर रहा है तो उसका जवाब भी आपको देना, उसकी बात भी सुननी है। तो ये क्या है? इस प्रकार का अवधान है, काय का? विभक्त अवधान के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना व गणित में महत्वपूर्ण खालिस्तान होती है। समझ, जानकारी, समस्या, कठिनाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सीखने की अक्षमता, यदि सीखने की अक्षमता है तो इसको क्या होगी? कठिनाई होगी। कठिनाई किस प्रकार की है? लिखने की हो सकती, पढ़ने की, तर्क करने की, सुनने की, गणित में हर एक प्रकार की कुछ ना कुछ कठिनाई हो सकती है। तो ये क्या है? एक प्रकार की डिफिकल्टीज हैं। तो महत्वपूर्ण क्या होती हैं? कठिनाइयाँ होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता, यानी कि बाहरी स्रोत पर करता होगा? संज्ञानात्मक, मानववादी,
व्यवहारवादी, समाज, संस्कृति। तो इसका सही जवाब क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो आपका सामाजिक पर आ जाता है। जो है आपका दृष्टिकोण जो है व्यवहारवादी, वो आंतरिक प्रेरणा का स्रोत नहीं है, वो कहाँ का है? बाहरी प्रेरणा का स्रोत है व्यवहारवादी। जैसे कि जैसा सामने वाला व्यवहार करेगा वैसा आप व्यवहार करेंगे। यदि वो आपसे अच्छे से बात करे तो आप भी अच्छे से बात करो, यदि कोई तू तड़ा के बात करे तो आप भी तू तड़ा के बात करो। तू तड़ा के का मतलब होता है बुंदेलखंडी में सीधा सीधा गाली देकर के या फिर गुस्से से देखना, गुस्से से बात करना, इस प्रकार की बातचीत यदि कोई करेगा तो आप भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो ये व्यवहार के कारण ऐसा सीखते हैं लोग, ठीक है। तो ये बाहरी प्रेरणा के रूप में इसको जाना जाता है, आंतरिक स्रोत नहीं है प्रेरणा का, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन भी ये देखिए, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रदर्शन में असफलता बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब यदि आपसे अधिगम के बारे में पूछा जाए कि बच्चा गलती करता है, इसका मतलब वो सीख रहा है। यदि बच्चा गलती कर रहा है तो वो सीख रहा है, इसका मतलब है शिक्षा शास्त्र बहुत बिल्कुल यदि समझ गए एक बार तो बिल्कुल आसान है। एक बार यदि शिक्षा शास्त्र समझ गए तो बिल्कुल आसान है, वो नहीं समझे तो कितना भी पढ़ लीजिए बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो यदि अधिगम है, वो कुछ सीख रहा है तो गलती तो करेगा ही, तभी तो सीखेगा। तो अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? यह आत्मसात जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, यह बच्चों को बुरे अनुभवों के लिए तैयार करता है, यह पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है। जोखिम बड़ा या छोटा लेना उसके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? चौथा। जोखिम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, उसमें समझ भी सकता है। तो ये क्या करता है? इस प्रकार से इसकी मदद करता है। अधिगम में यदि बच्चा असफल होता है तो मदद ही कर रहा है एक प्रकार से, तो इसलिए इसको सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। जोखिम बड़ा हो या छोटा हो, उससे बड़ा क्या होता है? सीखता ही है। नेक्स्ट है, लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है। लारा कोई लड़की है या फिर टीचर भी सकती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? कार्यस्थलीय लिपिकीय चिंतन, या फिर तर्क शक्ति का, या फिर संगठनात्मक चिंतन का, या फिर अंक चिंतन का? तो किसका चिंतन है? इसका क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल तर्क शक्ति का है इसका। सही जवाब कौन सा है? लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगा यहाँ पर। स्प्रेडशीट डिजाइन में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि यदि आप देखते हैं जनरली रीजनिंग में ये वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, लॉजिकल और इलॉजिकल, ठीक है। तो रीजनिंग में मिलेगा तो उसमें क्या होता है, यदि आपको एक 90 डिग्री पर ये ऐसा कोण बना है या फिर ये डिजाइन बनी है तो फिर बाद में फिर 90 डिग्री पर बनेगी ऐसे, ठीक है। यदि ये यहाँ पर एक पत्ती बनी हुई है तो ये यहाँ पर पत्ती बनी हुई है, तो अब तीसरी पत्ती यदि एक ऐसी लाइन खींची है तो पत्ती एक यहाँ पर बनी है तो दूसरी कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर बन जाएगी। तो लॉजिक लगाना होता है। तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट डिजाइन करना है, चित्रकारी करना, पेंटिंग करने में उसको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तर्क शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद में आपका जो है जो 15वां वीडियो खत्म होगा इसका। CDP का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एमपीटेट के, वो इनमें से कौन सा GDD के लिए एक कारक हो सकता है? GDD के लिए एक कारक होता है बचपन का संक्रमण, बचपन का मोटापा, सख्त परवरिश, या फिर चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। तो GDP के लिए GDD के लिए क्या हो सकता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? या मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, जिसका सही जवाब होगा उसका कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा, तो सबसे वीडियो का सबसे पहले में वो आपको मिलेगा जिसका भी सही जवाब होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी प्रकार के सवाल है तो अभी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मिलते एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।